हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए प्लेटफॉर्म बायो बवाल में। तो बेटा, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से हमें मतलब ये है कि देखो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2 मीटर तक होती है ना। कहीं कहीं पे 2.2 मीटर मेंशन है। तो भाई इतना बड़ा डीएनए जो होता है इतने छोटे से सेल के अंदर कैसे फिट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस टाइम पे डीएनए के साइज को कंडेंस किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, पैक किया जाता है। तो वही प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकिंग कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम यहां पे बनाने वाले हैं सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो हमने यहां पे प्रोकैरियोटिक का सेल बनाया है यहां पे। और अगर हम डीएनए बनाने जाएंगे तो डीएनए मान लो ये है यहां पे हमारा डीएनए, ये है यहां पे हमारा सेल और ये है हमारा यहां पे डीएनए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई डीएनए बड़े साइज में है, देखो कितना बड़ा डीएनए हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये हमारा सेल है, देखो कितना छोटा है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे सेल में कैसे आएगा। तो इसको पैक किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो पैक करने के लिए यहाँ पे होते हैं हमारे बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो मटेरियल फॉर पैकिंग डीएनए कौन से होते हैं वो मटेरियल, वो होते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कैसे होते हैं हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। कैसे होते हैं ये हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दूसरा, इनका नेचर क्या होता है, यहाँ पे बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो भाई वो वाले अमीनो एसिड जो आगे चल के प्रोटीन बना रहे हैं, बेसिक प्रोटीन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड रहे होंगे, यहाँ पे हमारे कौन से रहे होंगे, बेसिक वाले रहे होंगे, ठीक है। इनको हम यहाँ पे बोलते हैं और पॉलीअमीन्स। इनको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और पॉलीअमीन्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकी पैकेजिंग को देखते हैं। यहाँ पे अब हम इनकी पैकेजिंग को यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास पॉलीअमीन्स बेसिक प्रोटीन्स है, ठीक है। ब्लैक कलर से मैंने बनाया है यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास, पॉलीअमीन्स प्रोटीन है, ठीक है। अब ये इस प्रोटीन के चारों तरफ ये डीएनए जो होता है इस तरीके से आके यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाता है, ऐसे करके लूप की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डीएनए फॉर्म्स लूप्स, ठीक है, अराउंड प्रोटीन के चारों तरफ उसने क्या बना लिए हैं, यहाँ पे लूप बना लिए हैं। तो बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है, देखो पहले डीएनए कितना बड़ा था और अब देखो डीएनए कितना छोटा हो गया है, ठीक है। तो बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब डीएनए को पैक किया जाता है तो वो किस फॉर्म में पैक होता है, तो वो लूप की फॉर्म में पैक हो जाता है। यहाँ पे लूप बना लेता है, यहाँ पे प्रोटीन के चारों तरफ इसने बहुत सारे ऐसे लूप बना लिए, अपने साइज को रिड्यूस कर लिया है, कंडेंस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, देखो डीएनए पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना सा हो गया है। तो अब ये आसानी से क्या होगा, सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं अब हम इसको। जैसे कि मान लो अब ये हमें कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये हमारे पास अगर सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो और ये है हमारा यहाँ पे पॉलीअमीन्स प्रोटीन्स, और इसके चारों तरफ ये रहा हमारा ऐसे करके डीएनए, ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए। तो देखो कितनी आसानी से जो है इस सेल के अंदर ये आ जाता है यहाँ पे पैकिंग के बाद। तो ये कुछ इसका एक बेसिक प्रोसेस है कि भाई इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे जो नीट में एग्जाम में आ चुके हैं बहुत बार। तो पहला क्वेश्चन इससे यही आएगा कि ये बताइए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन्स हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे उनका नेचर होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं वो प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि भाई उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, तो पॉलीअमीन्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम इनको किस नाम से जानते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स के अंदर कि भाई डीएनए जो होता है हमारा किस फॉर्म में ये पैक होता है, प्रोटीन के चारों तरफ कैसे अरेंज होता है, तो लूप की फॉर्म में होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पे, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए
पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको पैक करने के लिए जो प्रोटीन होंगे, उन प्रोटीन का नेचर कैसा होगा, बेसिक प्रोटीन्स होगा। ठीक है, तो इनको जो पैक करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स यूज होते हैं, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं हम यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है बेटा, यहाँ पे बेसिक इन नेचर होते हैं। ये प्रोटीन कैसे होते हैं, यहाँ पे बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इन प्रोटीन से रिलेटेड याद रखना है कि ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे, ठीक है, ये प्रोटीन होते हैं रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड, यानी कि इन प्रोटीन्स के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन के अमीनो एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको इनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं कि भाई ये प्रोटीन्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप से होते हैं और ये रिच होते हैं किसमें, इन आर्जिनिन एंड लाइसिन में। ये क्या होते हैं, रिच होते हैं। इनके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इस हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है ये वाला, ये मैंने बनाया है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। ये है हमारा क्या, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये क्या है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन प्रोटीन को बोला जाता है यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें 8 यहाँ पे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 यहाँ पे बेसिक प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे हमारे 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे, एक तो होता है वो H1 प्रोटीन। ठीक है, एक होता है यहाँ पे H2A प्रोटीन, और एक होता है यहाँ पे H2B प्रोटीन, एक होता है यहाँ पे H3 प्रोटीन, और एक होता है यहाँ पे H4 प्रोटीन्स। ठीक, ये प्रोटीन है H2A प्रोटीन, H2B प्रोटीन, H3 प्रोटीन और H4 प्रोटीन। ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से टाइप के, इनमें से कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ कौन कौन से होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होगा H2A से लेके H4 तक होगा, और इनकी कॉपी प्रेजेंट होती है, तो ये 2-2 की टर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए देखो ये हमारे पास डीएनए है यहाँ पे, ये हमारे पास डबल हेलिक्स का डीएनए है, ऐसे करके। अब इस डीएनए को क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। इस डीएनए को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पैकिंग किया जाएगा। इस डीएनए को यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, पैकिंग किया जाएगा विद हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये डीएनए इस प्रोटीन के चारों तरफ कैसे बाइंड होता है। ठीक है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूं यहाँ पे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। मान लो ये हमारा क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये जो हमारा वायर है, ये क्या है, हमारा एक डीएनए है। इस तरीके से मान लो मैंने ये डीएनए था, इस डीएनए को मैंने ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये वायर क्या है, हमारा डीएनए है, और ये बॉटल क्या है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो अब इस प्रोटीन के चारों तरफ ये डीएनए कैसे बाइंड होगा। मान लो ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है, तो ये डीएनए यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये डीएनए क्या होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक कंप्लीट राउंड लेगा, ऐसे करके देखो कंप्लीट राउंड लिया इसने, यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 50% हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे इसका 25% इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये इतना टर्न लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन आता है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं हम H1 प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। मान लो ये मेरा H1 प्रोटीन है, और ये प्रोटीन यहाँ पे आता है और इस डीएनए के हेलिक्स को ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये बाइंड अप कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बाइंड अप कर लेता है ये। ठीक है, ऐसे करके बाइंड कर लेगा ये। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डीएनए ने क्या किया है, प्रोटीन के चारों तरफ यहाँ पे आके अपने साइज को इसने रिड्यूस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप जब इसको देखोगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो डायग्राम था हमारा, ये डायग्राम हमारा बुक में कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड के मार्कर से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे डीएनए है, मान लो ये हमारे पास डीएनए है,
ठीक है, आपको बुक में कुछ इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम दिखा होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे लूप, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे लूप, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। डीएनए की इसको बोला गया है यहाँ पे स्ट्रिंग बोला गया है, और इन लूप्स को बोला गया है यहाँ पे बीड्स। तो ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे ऐसे बीड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बीड्स आपको कैसे दिखाई देंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये है हमारे पास कि भाई डीएनए, देखो अब आपको ऐसे दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो अगर इस हिस्टोन प्रोटीन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो हमको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, देखो लूप है ना, देखो ऐसे हमको ये लूप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो डीएनए इधर जा रखा है और ये वाला डीएनए इधर गया है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखो। तो अब ये आपको डीएनए दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे करके देखो, देखो ये डीएनए की लेंथ इधर चली गई है और ये डीएनए की लेंथ इधर चली गई, तो डीएनए पे ऐसे लूप बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे इस पे लूप हमें देखने को मिलेंगे, इस तरीके से ऐसे करके लूप, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमें लूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है लूप, ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि ये बताइए, ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग हमें दिख रही है या डीएनए के ऊपर जो हमें लूप दिखाए जा रहे हैं, इस लूप के अंदर भी हमारे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, तो बेसिकली इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो हमारा आंसर है 200 बेस पेयर। यानी कि एक लूप के अंदर कितने बेस पेयर होंगे, यहाँ पे 200 बेस पेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, इन पर लूप। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भाई 200 बेस पेयर यहाँ पे एक लूप में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यस बिल्कुल होते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग होती है यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे डीएनए बना देता हूँ कि भाई ये डीएनए यहाँ से आया होगा और इसने ऐसे करके यहाँ पे पीछे की साइड जाके इसने एक राउंड ले लिया होगा कंप्लीट, और दूसरा फिर ये ऐसे यहाँ पे आया होगा, ठीक है, ये 50%, और लास्ट में यहाँ पे ऐसे 25% लेके यहाँ पे इसने ऐसे करके निकल गया होगा बाहर को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बाइंड करने के लिए जो यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं हम H1 प्रोटीन्स। इस वाले प्रोटीन को बोलते हैं हम यहाँ पे H1 प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, डीएनए को बाइंड करके रखता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरीके से। तो ये वाला जो प्रोटीन हो जाएगा, ये वाला प्रोटीन हो जाएगा हमारा H1 प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि H1 प्रोटीन ने क्या कराया है यहाँ पे, ठीक है। तो H1 प्रोटीन ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रोटीन ने बाइंड किया है, यहाँ पे बाइंड्स एंड्स ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो मान लो ये ग्रीन कलर का मैं हिस्टोन प्रोटीन बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ये इस तरीके से, है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है हमारा ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का हमारा क्या है यहाँ पे बेटा, हिस्टोन प्रोटीन है। ये ग्रीन कलर का यहाँ पे क्या है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन है। ये ग्रीन कलर का क्या है यहाँ पे हमारा, हिस्टोन प्रोटीन है। और यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर का मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे H1 प्रोटीन बना दिया है। क्या बना दिया बेटा मैंने यहाँ पे, रेड कलर का H1 प्रोटीन है। ये क्या है हमारा H1 प्रोटीन है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो ये जो H1 प्रोटीन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए के एंड को यहाँ पे ऐसे बांध के रखता है। तो डीएनए कितना टर्न लेता है, ठीक है, एट ईच बीड्स, हर एक बीड्स पे डीएनए टर्न्स 1.5 ठीक है, एट ईच बीड्स डीएनए टर्न्स 1.75 टर्न्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ वो कितना रोटेशन लेता है, तो हमारा आंसर है 1.75, ठीक है। तो ये आपको डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी है। तीसरा हमें यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि भाई इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा आंसर है यहाँ पे H2A, ठीक है ना, H2B, H3, H4। तो देखो यहाँ पे कितने प्रोटीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई ये बताइए हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन सा वाला प्रोटीन्स है जो डीएनए को बाइंड करके रखता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, ठीक है। ये प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं कौन से अमीनो एसिड में रिच होते हैं, तो हमारा आंसर है आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। जब भी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए बाइंड करेगा तो ये कितने टर्म लेगा, तो हमारा आंसर है 1.75 टर्म ये लेता है, ठीक है। इस डीएनए की स्ट्रिंग में जब भी हमारे हिस्टोन प्रोटीन बाइंडिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कुछ बीड्स लाइक दिखाई देंगी, जिसको हमने बोला है बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, जिसको हम लूप भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर एक लूप के अंदर या हर एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 200 बेस पेयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, किससे रिलेटेड, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि भाई
इस वाले डायग्राम के बेसिस पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि भाई जब भी इस तरीके की पैकिंग हम देखेंगे तो कहीं कहीं पे ये कंडेंस पैक होगा, कहीं कहीं पे ये लूजली पैक होगा। तो जहाँ पे ये टाइटली पैक होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और जहाँ पे ये लूजली पैक होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम यहाँ पे क्रोमैटिन कंडीशन, हम इसको बोलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा पैकेजिंग एट हायर लेवल, ठीक है। पैकेजिंग एट हायर लेवल, पैकेजिंग एट हायर लेवल। तो स्टार्टिंग में हमारा जो डीएनए होता है, मान लो वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पैक किया जाता है यहाँ पे, और ये कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इसको मोर कंडेंस किया जाता है, मोर पैकिंग की जाती है इसकी, ठीक है। तो मोर पैकिंग के बाद ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें और हायर लेवल की पैकिंग करते हैं, हायर लेवल करके जब हम पैकिंग देखते हैं तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके की देखते हैं, ऐसे करके। तो जहाँ पे कंडेंसली पैक है तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी हेटेरोक्रोमैटिन, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी यूक्रोमैटिन, ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी यूक्रोमैटिन, ठीक है। अब हेटेरोक्रोमैटिन में आप देख रहे हो यहाँ पे मोर कंडेंस है, यहाँ पे ये कैसा हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोर कंडेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोर कंडेंस। दूसरा हमें यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क कंडेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो है टाइटली पैक्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ठीक है। जब ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन है, ज्यादा टाइटली कंडेंस है, तो ये यहाँ पे कैसा होगा, डार्क स्टेन यहाँ पे दिखाएगा स्टेनिंग के टाइम पे, ठीक है। साथ ही साथ ये टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे कैसा होगा, ये लेस एक्टिव फॉर रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये लेस एक्टिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी पैकिंग को खुलने में बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैसा है, लूजली पैक्ड है, ये यहाँ पे कैसा है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कि ये लाइटली पैक्ड है, ठीक है। जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, हमें लाइट स्टेन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे लेस हिस्टोन प्रोटीन है, लेस हिस्टोन प्रोटीन से हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसे हैं, यहाँ पे मोर एक्टिव रहेगा, मोर एक्टिव फॉर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे लूजली पैक्ड है और आसानी से खुल जाएगा, और जब ये आसानी से खुल जाएगा तो नए कॉम्बिनेशन ये आसानी से बना लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। तो इस यहाँ पे जो एडिशनल प्रोटीन हमारा यहाँ पे यूज होता है वो होता है हमारा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एडिशनल प्रोटीन आप यहाँ पे लिख सकते हो, एडिशनल प्रोटीन जो यहाँ पे यूज होने वाला है उस प्रोटीन का क्या नाम है, यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। क्या नाम है उसका, यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुकी हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्च फॉर ए जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर अ जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर अ जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। उन एक्सपेरिमेंट्स में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा था, ठीक है। वो डीएनए भी हो सकता था, आरएनए भी हो सकता था, प्रोटीन भी हो सकता था। तो इसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किए थे, यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले जो हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है
कि ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है यहाँ पे। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो जब भी बच्चा सोचता है कि भाई इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा वो चूहे के ऊपर हुआ होगा, माइस के ऊपर हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ था, तो इन्होंने अपना काम किया था बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो इनका जो सैंपल था जिनके ऊपर इन्होंने काम किया था, तो इनका जो सैंपल था वो एक बैक्टीरिया था। क्या था वो? एक बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। वो क्या था? एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम आप यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते थे। स्ट्रेन मतलब इनके टाइप्स होते थे। ठीक है, तो स्ट्रेन होते थे इस बैक्टीरिया के 2। कौन कौन से थे वो 2 स्ट्रेन? ये इसके 2 स्ट्रेन थे, 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। पहला स्ट्रेन का नाम था यहाँ पे S3 स्ट्रेन, और दूसरे स्ट्रेन का नाम था यहाँ पे R2 स्ट्रेन। अब हमें इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस को याद रखना है जो हमें इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल वॉल भी होती है, और एक और एडिशनल लेयर भी हो सकती है किसी किसी बैक्टीरिया में। ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बैक्टीरिया, इस वाले स्ट्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये अगर यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर यहाँ पे होगी एक तरीके की यहाँ पे सेल वॉल, ये होगी यहाँ पे सेल वॉल। ठीक है, इसके बाहर एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की। ठीक है, तो ये है यहाँ पे हमारी म्यूकस की लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस लेयर एब्सेंट होती है, MUCOUS, म्यूकस लेयर जो होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, म्यूकस लेयर कैसी होती है? यहाँ पे स्मूथ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शाइनी अपीयरेंस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेयर एब्सेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सरफेस कैसा होगा? रफ होगा। सरफेस कैसा होगा? यहाँ पे रफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें क्या याद रखना है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे स्टिकी नेचर होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे कैसा नेचर होगा? नॉन स्टिकी नेचर। ठीक है, अब स्टिकी और नॉन स्टिकी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ये वाला स्ट्रेन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो हमारी बॉडी के इंटरनल किसी भी ऑर्गन से या किसी भी सर्फेस से जाके आसानी से चिपक जाएगा। और जब ये आसानी से चिपक जाएगा, क्योंकि ये स्टिकी नेचर है, तो जब वो आसानी से चिपक जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे इजिली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए इस वाले स्ट्रेन को यहाँ पे क्या बोला गया है? वायरुलेंट। ये वाला स्ट्रेन कैसा है यहाँ पे? वायरुलेंट। यानी कि ये क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। यानी कि ये क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कैसा है? यहाँ पे नॉन स्टिकी है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे कैसा होगा? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। नो इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हमें इसके एक्सपेरिमेंट को शुरू करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये वाले बैक्टीरिया का जो लाइव सॉल्यूशन था यहाँ पे, लाइव स्ट्रेन S3 सॉल्यूशन को जो है माइस को पिलाया गया, और वो देखना चाह रहे थे कि भाई माइस की क्या कंडीशन रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे लाइव S3 स्ट्रेन को सॉल्यूशन बना के यहाँ पे माइस को पिलाया गया। तो वो देखते हैं यहाँ पे माइस क्या हो जाता है? मर जाता है। क्यों? वो तो सीधी सी बात है, चूहे को मरना ही था। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रेन क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इसने जैसे ही माइस को पिलाया तो माइस की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया होगा, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब वो दूसरे स्ट्रेन के सॉल्यूशन को पिलाते हैं यहाँ पे इसको चेक करने के लिए। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, लाइव R2 स्ट्रेन सॉल्यूशन को जो है माइस को पिलाते हैं। वो देखते हैं यहाँ पे माइस जो है यहाँ पे जिंदा है, यानी कि चूहा नहीं मरा है, यानी कि माइस क्या है? यहाँ पे जिंदा है। वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा था, इसलिए चूहा नहीं मरा। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने सैंपल को जो है बैक्टीरिया से फ्री कर लेता हूँ, हीट किल्ड कर लेता हूँ, स्टरलाइज कर लेता हूँ, फिर उसको सॉल्यूशन को पिला के देखूंगा क्या चूहा तब भी मरेगा या नहीं मरेगा। तो अब उसने क्या किया था यहाँ पे, इस लाइव 3S स्ट्रेन को जो है हीट किल्ड किया था यहाँ पे, हीट किल्ड लाइव S3 स्ट्रेन
को उसने क्या किया था, बैक्टीरिया से फ्री कर दिया था विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन टेक्निक कौन सी थी, हीट किल्ड मेथड इसने यूज किया था यहाँ पे। फिर उसने क्या किया था, इसको माइस को पिलाया यहाँ पे। तो जब उसने माइस को पिलाया यहाँ पे, तो वो क्या रहता है यहाँ पे, जिंदा रहता है। सीधी सी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये सॉल्यूशन हमारा जो है बैक्टीरिया फ्री हो गया था। जब बैक्टीरिया फ्री हो गया था तो इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस नहीं थे, ठीक है। जब इन्फेक्शन नहीं हुआ तो चूहा नहीं मरा, इसका मतलब चूहा यहाँ पे क्या था, जिंदा था। फिर उसने सोचा कि यार देखो, इसमें भी चूहा नहीं मरा है और इस वाले में भी चूहा नहीं मरा है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद चूहे को पिलाता हूँ, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक करता हूँ। तो उसने क्या किया था यहाँ पे, हीट किल्ड लाइव H3 स्ट्रेन को उसने क्या किया था यहाँ पे, लाइव R2 स्ट्रेन का सॉल्यूशन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसने यहाँ पे माइस को पिलाया। और जब उसने देखा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चूहा मर जाता है यहाँ पे। वो ये सोच रहा था कि भाई दोनों के दोनों सॉल्यूशन में चूहा जिंदा है, तो इसको मिक्स करवा के पिलाता हूँ तो क्या पता चूहा जिंदा रहे। तो वो देखता है कि यार ये तो यहाँ पे चूहा मर जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, और हमें भी इस एक्सपेरिमेंट से समझ नहीं आ पा रहा है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो बस उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट और को देखते हुए उन्होंने एक बेसिक कंक्लूजन दिया। तो उस कंक्लूजन को हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे दिया था, तो उन्होंने कौन सा कंक्लूजन दिया था, उन्होंने ये बोला कि भाई जो हमारा हीट किल्ड लाइव H3 स्ट्रेन है, ठीक है, हीट किल्ड जो सॉल्यूशन था हमारा, जो हमारा हीट किल्ड सॉल्यूशन जो था हमारा, ठीक है, उससे क्या हुआ, समथिंग मटेरियल रिलीज, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, R2 स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू H3 स्ट्रेन, ठीक है। तो इन्होंने अपने कंक्लूजन में क्या बोला कि भाई जो हमारा हीट किल्ड लाइव H3 स्ट्रेन का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में से कुछ कंपोनेंट निकले होंगे, कुछ मटेरियल रिलीज हुआ होगा, जिसकी प्रेजेंस में R2 लाइव स्ट्रेन जो है कन्वर्ट हो जाता है H3 स्ट्रेन में। और जब वो H3 स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया होगा तो उस टाइम पे क्या हो गया होगा, चूहे को इन्फेक्शन हो गया होगा, और जब चूहे को इन्फेक्शन हो गया तो चूहा मर गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये बताया था, ठीक है। तो उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या बताया था कि भाई जो हमारा R2 स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, H3 स्ट्रेन में, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने यही देखा है कि भाई जो एक हमारा जो सॉल्यूशन था ये हीट किल्ड H3 सॉल्यूशन, ये इसमें से कुछ मटेरियल निकला होगा और उसकी प्रेजेंस में R2 जो है H3 में कन्वर्ट हो गया होगा। बस उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही चीज समझाई थी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बेटा हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है कि भाई बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन सर्च फॉर ए जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था हमें एवेरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन 3 साइंटिस्ट का रोल इसमें देखा गया था। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो है हमारा DNA। तो इन्होंने प्रूफ किया था यहाँ पे, दे proved that DNA was a transforming element, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट कौन है हमारा, DNA। इन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो चलिए इनके एक्सपेरिमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इन साइंटिस्टों ने क्या किया था, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ली। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ली इस तरीके से। एक टेस्ट ट्यूब ये थी, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे इन्होंने ऐसे ली और एक टेस्ट ट्यूब इन्होंने यहाँ पे ऐसे ली। तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। अभी इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, जो H3 स्ट्रेन था उस स्ट्रेन से इन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे DNA को निकाला, RNA को निकाला और प्रोटीन को निकाला। बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में भी इन्होंने ऐसे ही किया, H3 स्ट्रेन लिया, उसका इन्होंने यहाँ पे DNA को सेपरेट किया, RNA को सेपरेट किया और प्रोटीन को निकाला। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे किया, H3 स्ट्रेन,
ठीक है। S3 स्ट्रेन में से इन्होंने यहाँ पे DNA लिया, RNA लिया और प्रोटीन को लिया, ठीक है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, RNase एंजाइम को लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, प्रोटीएज एंजाइम को लिया, ठीक है। और तीसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, DNase एंजाइम को लिया, ठीक है। तो RNase ने किसका ब्रेक डाउन किया, किसकी एक्टिविटी को खत्म किया, RNA को खत्म किया। प्रोटीएज ने प्रोटीन को खत्म किया। DNase ने किसकी एक्टिविटी को खत्म किया, DNA को खत्म किया। तो अब वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई इस वाले सॉल्यूशन को अब उन्होंने क्या किया, R2 के साथ देखा यहाँ पे। तो इसमें अब क्या किया उन्होंने यहाँ पे, R2 स्ट्रेन जो था वो यहाँ पे क्या हो गया होगा, कन्वर्ट हो रहा था किसमें, S3 स्ट्रेन में, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या हो रहा था यहाँ पे, जो हमारा R2 स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, S3 स्ट्रेन में, ठीक है। जब इस वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हुई तो वहां पे देखा जो R2 स्ट्रेन था हमारा, उसमें क्या हुआ यहाँ पे, नो कन्वर्जन, ठीक है। देखो जब RNA खत्म हो गया था उसने यहाँ पे देखा कि भाई ये S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो R2 को S3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो DNA भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन की एक्टिविटी को खत्म किया, तो उन्होंने देखा ये तब भी कन्वर्ट हो रहा है हमारा S3 में। तो इसका मतलब अब उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि पहली टेस्ट ट्यूब में तो RNA की एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी तब भी ये कन्वर्ट हो रहा था, दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन खत्म हो चुका था तब भी ये कन्वर्ट हो रहा था। तो अब उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट हमारा DNA हो सकता है। फिर भी उन्होंने कंफर्मेशन के लिए क्या किया, यहाँ पे DNA की एक्टिविटी को खत्म किया DNase एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो है कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, S3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अब उनको ये कंफर्म हो गया था कि जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है वो है हमारा DNA, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि भाई इसमें जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, हमारा DNA। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DNA वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट। ये किसने प्रूफ किया था यहाँ पे, हमारा आंसर है एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया था कि DNA वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट। तो ये इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का, जो हमें दिया था किसने, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। तो बेटा हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। तो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952। ये ईयर आपको याद रखना है यहाँ पे, 1952 हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। इन्होंने क्या बताया हमें, बिना किसी डाउट के अनइक्विवोकल प्रूफ इन्होंने दिया था कि भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन, DNA। तो इन्होंने बिना किसी डाउट के यहाँ पे बताया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन्होंने, अनइक्विवोकल प्रूफ इन्होंने दिया था। तो इन्होंने बोला क्या कि DNA was a जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिना किसी डाउट के, विदाउट एनी डाउट। तो हमें कोई डाउट ही नहीं था कि भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, ठीक है। तो अब इन्होंने कौन सी टेक्निक को यूज किया होगा, तो इन्होंने किया था रेडियो एक्टिविटी टेक्निक को यूज किया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना काम किया था, अपना वर्क किया था इसके ऊपर, T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, दे वर्कड ऑन T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, यूज रेडियो एक्टिविटी टेक्निक। आपको पता है कि सल्फर जो होता है एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, और फॉस्फोरस जिसको हम फॉस्फेट भी बोल रहे हैं यहाँ पे, कि भाई ये एक तरीके का कंपोनेंट है किसका, DNA का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा सल्फर है, जो हमारा सल्फर है वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और जो हमारा फॉस्फोरस है वो क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ DNA, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किए थे, यहाँ पे रेडियो आइसोटोप यूज किए थे। तो सल्फर का जो रेडियो आइसोटोप था वो क्या था यहाँ पे, सल्फर 35, सल्फर 35। फॉस्फोरस का रेडियो आइसोटोप क्या था यहाँ पे, फॉस्फोरस 32, ठीक है, फॉस्फोरस 32, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस को देखने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखने वाले हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किया था, ठीक है ना।
आपको पता है कि भाई जो सल्फर नॉर्मल होता है वो सल्फर 32 होता है, लेकिन आइसोटोप है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप 35। आपको पता है कि फास्फोरस जो होता है नॉर्मल में फास्फोरस 31 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका रेडियो आइसोटोप 32, ठीक है ना। तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम प्रोसेस को देखने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कोई भी वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने अपने यहाँ पे कौन सी टेक्निक को यूज किया था, यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज। तो अब हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, वायरस जो है अपना बैक्टीरिया को क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करने वाला, यानी कि सबसे पहला प्रोसेस हम इसमें देखेंगे इन्फेक्शन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो वायरस का कंपोनेंट बनाने वाले हैं, आपको पता है कि भाई वायरस के कंपोनेंट में दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रोटीन और दूसरा होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायग्राम में हम यहाँ पे वायरस के प्रोटीन वाले पार्ट को हम रेडियो एक्टिव बनाएंगे और दूसरे डायग्राम में हम वायरस के डीएनए वाले पार्ट को या जेनेटिक मटेरियल वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पे प्रोटीन वाला, जिसमें हमने प्रोटीन को जो है क्या ले रखा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव ले रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वायरस है, ये वायरस है और ये इसका यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है हमारा सल्फर 35 है, जो कैसा है यहाँ पे रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और फास्फोरस कैसा है हमारा यहाँ पे, नॉर्मल है यहाँ पे, यानी कि डीएनए हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और ये है हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया, ये है हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहला प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे इन्फेक्शन, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग का। तो पहला प्रोसेस है इन्फेक्शन, जिसमें वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, ये कंडीशन हो जाएगी बैक्टीरियोफेज की। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है इस तरीके से, और ये बैक्टीरिया के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और ये हमारे पास वायरस है इस तरीके का। और वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया है, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या कर दिया है, इसने ब्लेंड कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरी टेक्निक यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या कर लेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जो है सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी के बेस पे हम इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई नीचे की साइड हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आता है, जिस कंपोनेंट के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और ऊपर की साइड जो हमारा सुपरनेटेंट होगा उस वहाँ पे हमने क्या देखना है, वहाँ पे हमने वायरस का प्रोटीन वाला पोर्शन को देखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला जो है सुपर नेटेंट वाले पार्ट में आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जब रेडियो एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सुपर नेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड होगी, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, ठीक है। और इसमें क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो जब रेडियो एक्टिविटी टेक्निक को देखा गया, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा, सुपरनेटेंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट था वो था हमारा प्रोटीन। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि भाई बैक्टीरिया सेल के अंदर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, है ना। अब इन्होंने कंफर्मेशन के लिए क्या किया, दूसरे वाले डायग्राम में इन्होंने फास्फोरस को जो है रेडियो एक्टिव ले लिया, यानी कि डीएनए को जो है इन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम फिर से बनाने वाले हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारे पास वायरस है, ठीक है, और ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है। तो ये इसको क्या कर रहा है, इन्फेक्शन करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल, जिसके पास खुद का यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे सल्फर को नॉर्मल रखा है और फास्फोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है, और जेनेटिक मटेरियल को हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कर दिया है, ठीक है। तो सल्फर जो है यहाँ पे हमारा वो कैसा रहेगा, 32 रहेगा, जो कि नॉर्मल है, और जो फास्फोरस है वो हमारा कैसा होगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे यहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये दूसरे डायग्राम में हमने क्या देखा है यहाँ पे कि भाई इसने क्या कर दिया है, अपने जेनेटिक मटेरियल को ब्लेंड कर दिया, यानी कि ब्लेंडिंग। नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें ब्लेंडिंग, यानी कि ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है ये यहाँ पे क्या करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है। अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देगा, यहाँ पे ये ट्रांसफर कर देगा अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे, ठीक है। तो इसने अपने यहाँ पे क्या किया है,
यहाँ पे इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पे लास्ट टेक्निक है हमारी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हमने क्या देखा है, ये हमारे पास एक नीचे वाले पोर्शन में बैक्टीरिया सेल आया था जिसके पास खुद का डीएनए था और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल था आरएनए का, ठीक है। और ऊपर वाले कंपोनेंट में क्या था हमारे पास, प्रोटीन का पोर्शन आया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा सुपरनेटेंट, ठीक है। तो सुपरनेटेंट में अभी इन्होंने क्या देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या देखा नीचे वाले सॉल्यूशन में, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, ठीक है। तो इस बार रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिली हमें, बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखने को मिली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई बैक्टीरिया सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, वो कंफर्म हो गया था, ठीक है। क्योंकि हमने फास्फोरस को जो है यहाँ पे रेडियो लेबल्ड कर दिया था, रेडियो एक्टिव कर दिया था, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी हमारी बैक्टीरिया सेल के अंदर से आई थी। तो ये कंफर्मेशन हो गया था हमें कि भाई जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है या जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, यहाँ पे हमारा डीएनए है। तो डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल, बिना किसी डाउट के, अनइक्विवोकल प्रूफ। ये किसने दिया था हमें, हर्शे एंड चेज ने दिया था। तो ये इसका कुछ एक बेसिक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमें ये बताता है बिना किसी डाउट के कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है वो है हमारा डीएनए। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी जो जेनेटिक मटेरियल के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि वो रेप्लिकेशन करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें हमारी शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है। तो अब बताइए आप मेरे को इसमें, क्या डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है? तो यस। आरएनए की बात करें हम, क्या आरएनए रेप्लिकेशन कर सकता है? तो यस, ठीक है। तो अब बताइए प्रोटीन, क्या प्रोटीन रेप्लिकेशन कर सकता है? तो नो, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है? यस। आरएनए कर सकता है? यस। प्रोटीन कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेशन कर सके। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं, शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, ठीक है। यानी कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि भाई हमारे आरएनए के अंदर भी राइबोज शुगर होता है और डीएनए के अंदर भी हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, यानी कि आरएनए और डीएनए में दोनों के अंदर पेंटोज शुगर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसी शुगर के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके शुगर का डायग्राम बनाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ठीक है। एक शुगर हमारे पास ये वाला है, इस तरीके से जो मैं अभी बना रहा हूँ, OH H OH OH H, ठीक है, H CH2 OH, ठीक है। एक तो मैंने ये बनाया है, आप मेरे को बताएंगे कौन सा शुगर किसका है, ठीक है। एक और बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे इस तरीके से, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ, ठीक है। OH H H H OH H H CH2 OH, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई इस वाले राइबोज शुगर में ऑक्सीजन नहीं है और इस वाले राइबोज शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन में। देखो सेकंड पोजीशन में जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो वाला शुगर को हम क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर बोलते हैं। तो राइबोज शुगर कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, राइबोज शुगर, ठीक है। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कार्बन सेकंड पे क्या है, यहाँ पे कार्बन सेकंड पे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, कार्बन सेकंड पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा यहाँ पे, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव बहुत कम होगा।
अब जब ये हाईली रिएक्टिव है तो ये कैसा होगा यहाँ पे, लेस स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे कैसा होगा, हाईली स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा आरएनए है, जो हमारा आरएनए है, आरएनए, वो आरएनए कैसा है यहाँ पे, लेस स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो कैसा है यहाँ पे, मोर स्टेबल। तो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन सा होना चाहिए, जो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, इसलिए जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए को कंसीडर किया है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारी थर्ड, should be able to slow mutation, ठीक है, स्लो म्यूटेशन, यानी कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर म्यूटेशन बहुत ही स्लो चल रही हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक था हमारे पास यहाँ पे डीएनए, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे आरएनए, ठीक है। डीएनए हमारा मोर स्टेबल है, डीएनए हमारा कैसा है यहाँ पे, मोर स्टेबल है, तो इसके अंदर म्यूटेशन कैसी होगी, स्लो म्यूटेशन होगी इसमें, ठीक है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर म्यूटेशन बहुत ही स्लो चलेगी, ठीक है। आरएनए कैसा है यहाँ पे, लेस स्टेबल है, तो इसके अंदर म्यूटेशन कैसी होगी, फास्ट म्यूटेशन होगी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि डीएनए और आरएनए में से बताओ किसके अंदर म्यूटेशन फास्ट होगी या किसके अंदर स्लो होगी, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, डीएनए में कैसी म्यूटेशन होगी, स्लो होने वाली है, और आरएनए में कैसी होगी, यहाँ पे फास्ट देखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर, MENDALIAN, मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस करना चाहिए, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पी प्लांट का, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए ने आगे चल के बनाया आरएनए, इस आरएनए ने आगे चल के बनाए प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स ने आगे चल के एंजाइम बनाए, इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और इस प्रोडक्ट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो वो हम जेनेटिक मटेरियल उसको कंसीडर करेंगे जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एंजाइम आरएनए से बनने वाला है, ठीक है, और ये आरएनए डीएनए से बनने वाला है। तो अगर हम अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कंसीडर कर रहे हैं तो डीएनए को एक्सप्रेस होना पड़ेगा आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। फिर आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनवाने होंगे, उन प्रोटीन से आगे चल के एंजाइम्स बनेंगे, और उन एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा, प्लांट की हाइट यहाँ पे बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी हमारी जो हमें पढ़नी है जेनेटिक मटेरियल की। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी में कि भाई वो रेप्लिकेशन वाली पावर रखता हो, ठीक है। तो डीएनए रखता है तो यस, आरएनए रखता है तो यस, प्रोटीन रखता है तो नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, आप इस डायग्राम में देख के बता सकते हो। तो स्टेबल है इसमें हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हमारा डीएनए। तो डीएनए हमारा क्या है, ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, और आरएनए हमारा कैसा है यहाँ पे, लेस स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई वो जो है यहाँ पे स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए उस जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। तो डीएनए के अंदर स्लो म्यूटेशन है, आरएनए के अंदर फास्ट म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ है कि भाई वो मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस वो कर रहा है, देखो डीएनए जो है आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, प्रोटीन ने एंजाइम को बनाया, इस एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोडक्ट के प्रेजेंस में जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी जेनेटिक मटेरियल की जो आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो इनको आप रिकॉल कर सकते हैं, इससे बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसमें करवा दिया है। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं आपके लिए एनसीईआरटी इतनी आसान कर दूंगा कि आपको एक बार पढ़ के पूरी एनसीईआरटी अच्छे से याद हो जाएगी।